नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आ रही है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको पता चले विद्यालयों में ताला लटका मिला है। आज से विद्यालय खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जब विद्यालय छात्र पहुंचे तो विद्यालयों पर ताले लटके हुए थे। आपको बताते चले स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक मऊ अयामा प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर जब छात्र स्कूल पहुंचे, क्योंकि आज से स्कूल खोलने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, तो स्कूलों पर बड़े बड़े ताले लटके मिले हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। प्राथमिक विद्यालयों का ये मामला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज से यानी कि 1 तारीख से विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी करने का आदेश दे दिया गया था, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय से सामने आई है। आपको बता चले जब छात्र विद्यालय पहुंचे तो विद्यालयों पर ताले लटके हुए थे। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14 किलो वाले सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है वो लगभग 850 रुपए और 50 पैसे हो चुका है। इससे पहले आपको बताते चले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा था। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। अब 14 किलो का जो सिलेंडर है गैर सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर दिल्ली, मुंबई और यहां पर आपको बताते चले 884 रुपए 5 पैसे, कलकत्ता में 911 रुपए और चेन्नई में 900 रुपए 5 पैसे मिलेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी अब महंगा हो चुका है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपए की जगह अब 1693 रुपए में बिकेगा। 1 जनवरी से लेकर आज तक इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में लगभग 190 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बताते चले कि तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती हैं, उसके बाद कीमत बढ़ाने या घटाने पर निर्णय लिया जाता है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इस कारण इसकी कीमतों में थोड़ा ऊपर नीचे देखा जाता रहता है। तो संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज 1 सितंबर बुधवार से स्कूलों में रौनक लौट आई है। दरअसल आज से दिल्ली में कक्षा 9 से 12 के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज से प्राइमरी कक्षाओं के स्कूल खोल दिए गए। हालांकि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली में बेशक आज से 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं कक्षाओं के स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को फिजिकल रूप से कक्षाओं में भाग लेने की मजबूर नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी के कई स्कूलों ने भी वेट एंड वॉच रणनीति का विकल्प चुना है, ताकि यह देखा जा सके कि अपने सभी छात्रों को बुलाने से पहले स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। गौरतलब है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। जो छात्र फिजिकल रूप से क्लासेस में आएंगे उन्हें अभिभावकों की लिखित में मंजूरी दिखानी होगी। इससे पहले 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए गए थे। वहीं 16 अगस्त को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले गए। केरल और देश के कुछ अन्य राज्यों में कोरोना की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ जानकार इसे कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार तीसरी लहर को रोकने या उसके असर को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सीतारमण ने कोरोना के मद्देनजर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि देश में
प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के साथ साथ जांच जैसी सुविधाओं की और ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों में अस्पताल की क्षमता बढ़ाए जाने को भी ज़रूरी बताया। वित्त मंत्री ने कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत किए जाने से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार में बोलते हुए नीति आयोग के सदस्य और कोरोना से जुड़े एक टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की संख्या को बेहद कम बताया। तो राजस्थान में 4 महीने 18 दिनों के बाद के इंतजार के बाद आज से स्टूडेंट्स जो हैं, आपको बताते चलने के लिए फिर से स्कूल खोल दिए गए। आज खुले स्कूलों में फिलहाल सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही ऑडियन फॉर्मूले पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बिठाया जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश किया जाएगा। टीचर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। बच्चों का लंबे समय बाद खुले स्कूलों में फिलहाल 40% स्टूडेंट्स को ही हर दिन क्लासेस में बुलाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑडियन फॉर्मूले को अपनाया गया। हर दिन अलग बैच के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल छात्रों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया गया। ऐसे में छात्र घर पर बैठ भी ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। वहीं जो छात्र स्कूल आ रहे हैं वह विदाउट यूनिफॉर्म भी आ सकते हैं। दिल्ली के बाद राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के 6 जिलों में चल रहे पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग आज सुबह से शुरू हो चुकी है। 6 जिलों के 25 पंचायत समितियों में सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हुई और देर शाम ये 5:30 बजे के आसपास तक चलेगी। इस दौरान 25 लाख से ज्यादा वोटर 1772 उम्मीदवारों के जीत हार का फैसला करेंगे। वोटिंग के खत्म होने के बाद 4 सितंबर को काउंटिंग होगी और उसी दिन देर शाम तक रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले फर्स्ट फेज में आपको बताते चले 62.36% और फेज सेकंड में 65.88% वोटिंग हुई थी। तीसरे फेज में भी अच्छी वोटिंग दर्ज की गई थी। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में थे। इनके अलावा इन पंचायत समितियों में आने वाले जिला परिषद सदस्य के लिए भी उम्मीदवार का आज भाग्य तय होगा। आज तीसरे फेज में 3547 मतदान केंद्रों पर 25,78,470 मतदाता वोटिंग करेंगे। राजस्थान में मंगलवार को सुकून देने वाली खबर सामने आई। अगस्त पहला ऐसा महीना है जिसने कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। राजधानी जयपुर में आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। 17 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में केवल 2 ही नए केसेस मिले, यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 26 अगस्त को राज्य में सबसे कम 3 केस आए थे। बीकानेर, जोधपुर को छोड़कर किसी भी जिले में एक भी केस नहीं मिला था। बीते 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य से 13,553 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 2 ही केसेस पॉजिटिव निकले थे। जयपुर में 2,940 सैंपल की जांच में एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसेस 100 से नीचे चले गए। मंगलवार को कुल 14 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद एक्टिव केस कम होकर 97 हो गए। देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां एक्टिव केसेस की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। एमपी और राजस्थान के अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 100 से कम केसेस हैं। इसमें लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली और अंडमान निकोबार सेम है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित निजी महाविद्यालयों को तय से अधिक सीटों पर छात्रों को दाखिला न देने के निर्देश के बावजूद हरिद्वार और देहरादून के 2 महाविद्यालयों ने इक्का दुक्का नहीं बल्कि तय से दोगुनी से अधिक सीटों पर छात्रों को दाखिल कर लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी ध्यानी के मुताबिक पूरे प्रकरण में विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। शासन की ओर से की जा रही जांच में इनकी भूमिका के बारे में लिखित में दिया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति के मुताबिक हरिद्वार जिले के एक महाविद्यालय में रसायन विज्ञान विषय की 60 सीटें तय थी, लेकिन तय से 68 अधिक सीटों पर दाखिले दिए गए। जबकि देहरादून जिले के एक महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की 60 सीटें थी, लेकिन तय से 77 अधिक सीटों पर दाखिले दिए गए। इसी महाविद्यालय ने राजनीतिक विज्ञान में तय 60 सीटों के विपरीत 146 सीटों पर एडमिशन देकर छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कराई।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या 354 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 17,039 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 जिलों चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,976 हो गई। इनमें से 3,29,183 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,387 लोगों की जान चली गई। इसमें 6 मौतें बीते दिनों से जोड़ी गई हैं। वैक्सीनेशन में बिहार ने इतिहास बना दिया है। 31 अगस्त तक दिन आपको बताते चले कोरोना की लड़ाई में खास बन गया। वैक्सीनेशन के महाअभियान में एक दिन में 20 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है, जो देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि बिहार देश में वैक्सीनेशन के मामले में 31 अगस्त को नंबर 1 साबित हुआ। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 अगस्त को कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान था। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। गाँव से लेकर शहर तक लोगों को जागरूक करने के साथ सेंटर बढ़ाने और कर्मचारियों को तैयार करने के लेकर युद्ध स्तर पर काम किया गया। इस महाअभियान में मंगलवार की रात 8 बजे तक बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महाअभियान के तहत हुए वैक्सीनेशन का डेटा रात तक नहीं आया।